नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ रहे हैं वह पढ़े हैं शिक्षण की कला पर। शिक्षण कला पर बात कर रहे हैं दोस्तों, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, ज्यादा ना बात करते हुए हम सभी चलेंगे प्रैक्टिस क्लास पर। और साथियों ध्यान देंगे, हम सभी जो कंटिन्यू प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, यस्टेट पर बात कर रहे हैं, जो आपके पेडागोगी वहां से पूछी जाएगी, जो आर्ट ऑफ टीचिंग पर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना। साथी हर प्रश्न को के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको देखिए, क्वालिफाइंग पेपर है साथी, पहले बात तो यह समझिए, क्वालिफाइंग पेपर है और क्वालिफाई आप करेंगे तभी आप जाकर शिक्षक भर्ती के पेपर में बैठेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि ये 9th 10th और 11th 12th जिसमें बात किया जाए, आप टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वाली यह क्लास होने वाली है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न स्क्रीन पर, और इसको ध्यानपूर्वक साथी देखने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। का फेड़ा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, का फ्रायड है या क्लार्क ये हल है, या फिर करा मैकडूगल है या मॉर्गन है। साथी कौन इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा? करा कि फ्रायड होंगे या फिर क्लार्क हल होंगे या मैकडूगल होंगे या मॉर्गन होंगे। साथी अगर दोस्त बात किया जाए मूल प्रवृत्ति की बात करा, फेड़ा की मूल प्रवृत्ति की साथी बात कर रहा है, तो आपका कौन हो जाएगा? आपकी मूल प्रवृत्ति की बात करें तो मैकडूगल हो जाएंगे। अगर क्लार्क हल की बात करते हैं दोस्तों, न्यूनता अगर न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत उन्होंने दिया, न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत दिया है, का सिद्धांत उन्होंने अफेड़ा के दिया है। साथी अगर हम साथी बात करें फ्रायड की बात करें, इन्होंने अफेड़ा के मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, अफेड़ा के मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत इन्होंने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, का सिद्धांत दिया गया साथी। तो यह भी साथी नहीं बनेगा। अगर साथी बात करें जाए, यहां पे करम मैकडूगल आपका सही है, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन पूरी तरीके से सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अफेड़ा के सिद्धांतों के अनुसार करा कि एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक जो संवर्धित कर सकता है क्या साथी? ऑप्शन में दिया गया है विद्यार्थी की वास्तविक अपेक्षाएं रखने की, या अपेक्षाओं का स्वरूप निम्न स्तर पर, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने, या विद्यार्थियों को बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के लिए। दोस्तों क्या आपका इसमें से राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? दोस्त एकदम करा कि यहां पर करा अफेड़ा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक बच्चों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा संपादित कर सकता है। दोस्तों वास्तविक का मतलब है कहीं से जो रियलिटी वाली है उसको, जो बात करें एक वास्तविकता है उस पर आप अपेक्षा रखिए, ना आप ज्यादा रख सकते हैं ना कम रखिए। जो वास्तविक जितना होना चाहिए उतना ही आप इस किसी से एक्सपेक्ट रखिए, और आपका जो राइट आंसर होगा ए बनेगा। कर क्षमताओं का स्वरूप निम्न स्तर, तो क्षमताओं का निम्न स्तर आप रखेंगे संवर्धन के लिए, तो ऐसा अफेड़ा के सिद्धांत के अनुसार नहीं दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखें दोस्तों, अपेक्षा रखनी चाहिए, वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए, या बहुत उच्च अपेक्षा रखनी चाहिए, यह भी दुखदायी है दोस्तों। आप जानते हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए यहां पे आपको फिल करना है, किसके द्वारा निपुणता अभिन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा निपुणता अभिन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन में कर रहा है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित, बी ऑप्शन में कर रहा है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, या गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री दे करके, या अनपेक्षित लेकर के। दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसकी निपुणता विन्यास को प्रोत्साहित करना चाहिए? दोस्तों क्या आपको लगता है इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यहां देखिए, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से यह आपके लिए होना चाहिए जो निपुणता विन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोस्तों शिक्षार्थियों को जो व्यक्तिगत प्रयास हैं पर ध्यान केंद्रित करने से आपका इसमें से राइट आंसर। अगर हम फिल करें दोस्तों, यहां पर फिल करते हैं, लिखा गया शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता विन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा आप अगर सेट करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। यहां कर शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना, तो परस्पर तुलना आपको करना है क्योंकि व्यक्ति भिन्नता हो जाएगा हनन। गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर के, दोस्तों गृह कार्य के लिए बहुत सामग्री देंगे तो यह भी आपके बच्चे को लोड नहीं डालना है। अनपेक्षित लेकर दोस्तों यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करेंगे, करा कि आ, बा और सा तीन शिक्षार्थी, आ, बा और सा तीन क्या स्टूडेंट हैं, और करा कि जो अंग्रेजी पढ़ते हैं,
करा कि आपको यह विषय रोचक लगता है, अंग्रेजी जो है आपको रोचक लगता है, वह सोचता है कि उसे उसके भविष्य में सहायक होगा, मतलब ये सोचता है मेरे भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि यह कक्षा में पहला स्थान प्रदान करना चाहती है, मतलब बा इस वजह से पढ़ी क्योंकि उसको फर्स्ट नंबर लाना है क्लास में। करा सा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसकी प्राथमिकता सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना, मतलब कहीं ना कहीं वह ग्रेड पर है कि भैया किसी तरह मैं पास हो जाऊं, बात टेंशन खत्म अंग्रेजी में। करा कि आप बादशाह के उद्देश्य क्रमशः क्या है, निपुणता है, निष्पादन है, या फिर करा निष्पादन उपेक्षा है, या निष्पादन है या निष्पादन उपेक्षा है, निपुणता है दोस्तों, कर निष्पादन है या निष्पादन उपेक्षा है, या दोस्तों निपुणता बोलेंगे निष्पादन बोलेंगे, या निपुणता है निष्पादन है, निष्पादन उपेक्षा है निष्पादन। दोस्तों क्या आपका इसमें से राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या अगर साथी हम बात करें तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए साथी करा कि आ जो है इस वजह से पढ़ा क्योंकि भैया उससे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, वह सोचता है भविष्य में मेरे काम आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वह निपुणता हासिल करने की कोशिश करा। कौन? आ। और बा की बात करेंगे, आ निपुणता के लिए काम कर रहा है। बा की बात करें, बाद इस वजह कर रही है क्योंकि उसे ग्रेड प्राप्त निष्पादन करने के लिए काम करी बा। और लेकिन सा भैया महोदय जो है उन निष्पादन उपेक्षा, मतलब किसी तरह भैया पास हो जाए, कोई टेंशन नहीं, बस इसके बाद हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तो सबसे पहला वाला बच्चा निपुणता के लिए ही काम करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं निपुणता, दूसरा निष्पादन के लिए काम कर रहा है, तीसरा बात करें निष्पादन उपेक्षा के लिए काम कर रहा है, आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए साथी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? औपचारिक संक्रियावस्था, या पूर्व संक्रियावस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था। दोस्तों जानते हैं दोस्तों, आप जीन पियाजे के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाओं पर चर्चा की है, और 4 अवस्थाओं की मैं चर्चा एक बार कर देता हूं दोस्तों। पहला अवस्था कहलाता है इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी एज उनके द्वारा बोली गई भैया 0 से 2 वर्ष बोली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं या चौथा ऑप्शन जो लिखा गया 0 से 2 वर्ष होता है। अगर चर्चा करें दोस्तों दूसरी अवस्था का नाम उनके द्वारा बोला गया जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोलते प्री ऑपरेशनल स्टेज, और जिसका नाम दोस्तों हम बोल सकते हैं पूर्व संक्रिय अवस्था, या 2 से 7 होता है जो लिखा गया 2 से 7 वर्ष। तीसरी की बात करें जिसे बोलते हैं उनके द्वारा कहा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला गया दोस्तों, जिसका एज 7 से 11 वर्ष उनके द्वारा कहा गया। 7 से 11 वर्ष बोला गया, 7 से 11 वर्ष दोस्त कहा गया। आगे हम चर्चा करें 7 से 11 वर्ष कहा गया, और बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो उनका लास्ट चौथा अवस्था था, जिसमें से उनके द्वारा कहा गया फार्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज उनके द्वारा रखा गया 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है तृतीय अवस्था की बात कर रहा है। तृतीय अवस्था आपका क्या करें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से आपका सी ऑप्शन दोस्त इसमें से करेक्ट आंसर होगा। अगर हम चर्चा कर ले साथ ही कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे तीसरी अवस्था जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, कुछ विशेषता है जैसे ध्यानपूर्वक देखना आप साथी। विलोमिता हो गया, क्या हो गया? विलोमिता हो गया साथी। अगर आपसे कहे संरक्षण हो गया, क्या हो गया? संरक्षण हो गया दोस्तों, संरक्षण हो गया दोस्तों। आपसे कहे कि प्रतिवर्तन हो गया, प्रतिवर्तन जिसे बोलते हैं प्रतिवर्तन दोस्तों, यह गुण हो गया। बात करें दोस्तों गणितीय संक्रिया कर सकता है बच्चा, गणितीय संक्रिया दोस्तों कर सकता है। आगे बात करें दोस्तों आप कह सकते हैं विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं दोस्तों, विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। आप कह सकते हैं दोस्तों एक काम और एक पॉइंट है दोस्त जिसे हम बोल सकते हैं गणितीय संरचना विकेंद्रीकरण हो गया दोस्तों। आप कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ लेता है, दृष्टिकोण को समझ पाने में सक्षम हो जाता है, समझ पाने में सक्षम हो जाता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, क्या होती है? तार्किक चिंतन की शुरुआत होने लगती है, तार्किक चिंतन की शुरुआत होने लगती है, जिसे हम बोल सकते हैं चिंतन का आरंभ हो जाता है, ये सारी विशेषताएं आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो पेपर में चीजें पूछी जाती हैं साथी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें 6 नंबर के लिए, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है
कर इस प्रकार के अनुबंधन निहित है, कर अनुक्रिया सामान्यकरण, कर अनुक्रिया अनुबंधन, कर उद्दीपक सामान्यकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सच ही बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए कमेंट करने का प्रयास करेंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है जी, प्रयास करेंगे दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा। करा कि एक बच्चा क्या है, एक बच्चा है जो एक बालक जो काली गाय से, काला कुत्ता से, काली वस्तुओं से डरता है। इसका मतलब उसके प्रति जो काली एक तरीके से क्या हो गया बच्चे के लिए, काला जो है भैया वह काला एक काम कर दिया, उसके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है। किसका? उद्दीपक का काम। उद्दीपक के प्रति क्या हो चुका है बच्चे का, उद्दीपक के प्रति उसका सामान्यकरण हो चुका है। मतलब जो भी काला देख रहा है, जो भी काला देख रहा है, जैसे काला आदमी भी देख लेगा बच्चा तो भी बच्चा डर जाएगा, काला आदमी भी देख लिया तो अभी डर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको यह हो चुका भैया, काली जो है, काली गाय हो या काला कुत्ता हो या काली वस्तु है, उससे उससे डर लगता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं कभी गांव में आप गए, गांव में देखे होंगे कि जब भैंस और गाय हो, बधी हो, और आप कोई लाल भटकाऊ एकदम कलर पहन करके, लाल कलर कोई पहन करके या किसी ऐसा कलर पहन ले जिसे मतलब कि भड़क जाए, जो गाय भैंस होती हैं, तो कभी आप जाते हो और घबरा जाती हो, तोड़ा कर एक तरीके से जो उनका रस्सी होता है तोड़ करके भागने का प्रयास करती हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रति उनको वैसा रंग उनको भड़काऊ लगता है, डर लगता है उन गाय और भैंस को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो काली वस्तुओं से उस बच्चे को डर लग रहा है, उसके प्रति बात करें, उद्दीपक का सामान्यकरण हो चुका है। अनुक्रिया का सामान्यकरण नहीं दोस्तों, अनुक्रिया का सामान्यकरण होता है जब जो एक्टिविटीज किया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह अनुक्रिया वाला नहीं होगा, अनुक्रिया का अनुबंधन यहां भी नहीं हुआ दोस्तों, उद्दीपक के प्रति सामान्यकरण कर लिया है। आपका सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में से नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? समायोजन, समाधान, आत्मसातकरण या संगठन। बेहतरीन प्रश्न है दोस्त, इसके लिए 7वें नंबर के लिए प्रयास करेंगे बताने का क्या आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। करा प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जीन पियाजे एक शब्द देते हैं, कौन सा शब्द दोस्तों? अनुकूलन। अनुकूलन एक शब्द देते हैं जीन पियाजे। अनुकूलन को बताते हैं भैया दो तरीके से, कहते हैं एक भैया आत्मसातीकरण होता है, क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। ध्यान देंगे, आत्मसातीकरण। और इसको एक नाम उनके द्वारा और कहा जाता है जिसे समावेशन बोलते हैं, समावेशन बोलते हैं। एक उनके द्वारा एक शब्द दिया जाता है समायोजन, समायोजन बोला जाता है। समायोजन में साथी वह कहते हैं कि नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर किया जाता है। क्या किया जाता है? नई और पुरानी जानकारी में, इसमें उनके द्वारा कहा जाता है कि अंतर किया जाता है। इसमें उनके द्वारा कहा जाता है जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है एक तरीके से, और नई और पुरानी जानकारी को जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों अंतर नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि प्रचलित जानकारी योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को दोस्त क्या बोलते हैं? वह आत्मसातकरण बोलते हैं। सी ऑप्शन होगा। समायोजन में दोस्तों अंतर किया जाता है, नई और पुरानी जानकारी में अंतर किया जाता है। समाधान में दोस्तों अंतर कुछ नहीं होता, संगठन में ले जाकर के ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा और धारणाओं को बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? क्या अनुकूलन कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा, या समायोजन कहलाएगा, या अहम केंद्रिता कहलाएगा दोस्तों? क्या होगा? बेहतरीन प्रश्न है साथी। दोस्तों अभी मैंने बताया यहां पर वर्तमान स्कीमा में क्या कर रहा है? नई जानकारी को शामिल करने के लिए, मतलब नई जानकारी और पुरानी जानकारी, नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर हो रहा है कि नहीं? नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर किया जा रहा है, और पुरानी जानकारी में अंतर किया जा रहा है, जानकारी में अंतर किया जा रहा है, अंतर यहां पर अंतर हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों क्या घटना घट रही है? वह घटना दोस्तों समायोजन की घट रही है। जैसे बात किया जाए, कभी आपने देखा हो, कभी आपने काला, जो सबसे पहले आपने देखा कि काला कलर की बात करें, काला आपने देख लिया, क्या बोलते हैं, पक्षी, काला पक्षी आपने देखा, और काला पक्षी के रूप में अगर देखा, आपको कोई बताया भैया कि देखो यह काला रूप होता है, और ऐसे काव काव, मतलब काव काव की आवाज नहीं बोला, कहा कि भैया ये काला है, ये कौवा है, कोई बता दिया आपको, ठीक है, आपने सोच लिया ठीक भैया काला है, कौवा है, ठीक। तो आपने जब कोयल आपके सामने पहली बार आई तो आपको लगेगा भैया यह भी कौवा होगा, काला, क्योंकि कोयल भी काली होगी, और आपको लगेगा यह भी कौवा ही होगा। लेकिन आपको अंतर तब पता चलेगा कि जब आपको अंतर समझ में आएगा, जब कौवे को आप सुनेंगे काव काव करेगा, कोयल कू कू करेगी, तो आपको लगेगा भैया यह तो कौवा जो था तो काव काव कर रहा था, और कोयल कू 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 कर रही है, भैया काला तो वो भी है, काला तो वो भी है। जब आप अंतर नहीं कर पाते पुराने और नई जानकारी में, तो आप बोला जाता आत्मसातीकरण,
जिसे हम समावेशन बोलते हैं। जब आप अंतर कर ले जाए पुरानी नई जानकारी को और आप नई जानकारी को महत्व दें तो फिर क्या होता है, फिर आपका समायोजन होता है। और इसीलिए दोस्तों यहां बोला जाए नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा का मतलब है पुरानी जानकारी को बदलाव किया जाए, बदलाव की प्रक्रिया हो तो हम बोलते हैं उसे दोस्तों समायोजन। और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करें, जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञान विकास की किस अवस्था में है। दोस्तों मैंने बताया 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बारे में मैंने बताया कि पहली अवस्था जिसे संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था बोला जाता है 0 से 2 वर्ष। दूसरी की बात जो 2 से 7 बोला जाता है उसे दोस्त बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कहीं ना कहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों आपके सामने तो है ही, जिसे हम बोलते हैं जो बोल सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक तरीके से प्री ऑपरेटिव लिखा गया है यहां पर। तो आपका जो होगा प्री ऑपरेशनल बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक की बात करें अवस्था बोला जाता है। और ऐसा आपका होता है दोस्तों 2 से 7 वर्ष दोस्तों 2 से 7 वर्ष। अगर कुछ विशेषता मैं लिख देता हूं, कुछ विशेषता जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, जिसमें से संरक्षण का अभाव, दोस्तों ध्यान देंगे संरक्षण का अभाव बोला जाता है, इसमें पाया जाता है बच्चे में जीववाद का गुण पाया जाता है। क्या, जीववाद का गुण पाया जाता है दोस्तों बच्चे में। क्या दोस्तों पाया जाता है, बच्चे में बात करें जीववाद पाया जाता है, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। क्या, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है दोस्तों। आप कह सकते हैं बच्चे में अहम केंद्रता पाया जाता है, अहम केंद्रता का विकास, आत्म केंद्रता पाया जाता है। आप कह सकते हैं दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाने में सक्षम नहीं होता है, पाने में सक्षम नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है दोस्तों, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। और साथ ही इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 9th का ए ऑप्शन होगा। 10 नंबर की बात करें, साथ ही भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई। किसके द्वारा, किसकी, भाषा के विकास में, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। क्या, पियाजे के अनुसार, चोम्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, स्किनर के दोस्त। करो आंतरिक जो भाषण की बात करें, आंतरिक भाषण की बात किसके द्वारा दोस्त कही गई है। बेहतरीन प्रश्न है, बताएंगे। दोस्तों आप जानते हैं जो आंतरिक भाषण की बात करें किसके द्वारा कही गई, तो आप जानते हैं दोस्तों आंतरिक भाषण, या हम बोल सकते हैं इसे, आप कह सकते हैं दोस्तों ऐसा आप कह सकते हैं आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो आप इसका नाम देख सकते हैं एक तरीके से व्यक्तिगत आप कह सकते हैं अवस्था, व्यक्तिगत भाषण बोल सकते हैं। और ऐसा देने जाने वाला चीजें किसके द्वारा है, तो आपका होगा वाइगोत्स्की के अनुसार, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या बनेगा दोस्तों, इसमें से सी ऑप्शन बनेगा। भाषा के विकास में आंतरिक भाषा की अवधारणा किसके द्वारा प्रारंभ की गई, वाइगोत्स्की आपके इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, वाइगोत्स्की आपका इसमें से राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे दोस्तों, यहां ध्यान देंगे 11 नंबर के लिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है दोस्तों। निकटवर्ती का मतलब होता है जेडपीडी जिसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट बोलते हैं। और ऐसा आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा, ध्यान देंगे साथी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर हम साथी कह रहा है उस चरण को, ध्यान देंगे ऑप्शन में क्या लिखा गया है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण जो जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ जो उसके बच्चे सहयोग से सही उत्तर सही स्तर के साथ कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने की बिंदु जो जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। दोस्तों देखिए जेडपीडी की बात होती है दोस्तों, बच्चा काम स्टार्ट करता है, बीच में जाके फंसता है, लक्ष्य यहाँ पर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये शुरुआत में बच्चा काम शुरुआत कर देता है, बीच में फंसना वह क्या कहलाता है, जेडपीडी का काम कहलाता है दोस्तों। अगर यहाँ पर बच्चे का लक्ष्य है तो कह रहा कि कहीं ना कहीं बीच में फंसने का काम होगा, उस चरण को जब बच्चा अधिकतम विकास संभव है दोस्तों, ऐसा नहीं है जब उस विकासात्मक चरण जो जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है दोस्तों, ऐसा नहीं। उस संदर्भ को कहा जाता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ
कार्य लगभग पूरा कर सकते हैं। आपका सही होगा कि मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को सहयोग दिया जाए, बच्चा बीच में जाके फंस जाता है, और जब बच्चे को सही सहयोग दिया जाए, सहयोग के सही स्तर के साथ बच्चा कार्य को लगभग स्वयं से कर सकता है। बस थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बच्चा अपने काम को पूरा कर ले जाएगा। यही होता है जेडपीडी का काम, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो कौन देने वाला व्यक्ति था? वाइगोत्स्की महोदय थे। कौन थे? वाइगोत्स्की थे। और इसीलिए साथी आपका क्या इसमें से राइट होगा? इसमें से आपका सी ऑप्शन इसमें से भर जाएगा। क्या बनेगा? 11वें नंबर की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों आपका क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे साथी, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। करा कि यहां पर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे वाइगोत्स्की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? करा दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। करा वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगर पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव होता है। या अगर दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता। दोस्तों दोनों ऐसा मानते नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया है। वाइगोत्स्की की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों तो उनके द्वारा भाषा को महत्व दिया जाता है। वहीं पर जीन पियाजे की बात करें, उनके द्वारा थॉट को, उनके द्वारा जो विचार को महत्व दिया जाता है। इसका मतलब जिसमें होगा भाषा को महत्व देता हुआ वाइगोत्स्की का जो कथन होगा वह भाषा को महत्व देगा, और जीन पियाजे का जो कथन होगा उसमें विचार को महत्व दिया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन जिसमें बनेगी ना, वही साथ ही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऐसा बात कह रहा है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। दोस्तों क्या दोनों भाषा को विचारों को जन्म लेते हुए मानते हैं? ऐसा नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, तो दोस्तों वाइगोत्स्की विचार को मानती ही नहीं, वाइगोत्स्की भाषा को मानती है। इसका मतलब गलत है दोस्तों। यहां पर दोस्तों पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, एकदम सही है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो सही ना कहीं दोस्तों आप जानते हैं भाषा का दोस्तों अगर बात करें कहीं ना कहीं भाषा की अगर हम चर्चा करें, भाषा के लिए कौन? वाइगोत्स्की माने जाते हैं, और विचार के लिए दोस्तों आपके जो जीन पियाजे माने जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा? 12 का दोस्त आपका बनेगा सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका। दोस्तों इसमें से क्या होगा? 12 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर दोस्तों 13 नंबर के लिए बात करें, क्या निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चरणों, जिसमें से संवेदी चालक, पूर्व चालक या करा कि सुदृढ़ परिचालक और औपचारिक परिचालक का चिन्हित करता है? कौन सा ऐसा चिन्हित करता है? तो ऐसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि जीन पियाजे का चरण है, या जीन पियाजे की जो चारों अवस्थाएं वही चीजें दी गई हैं। क्या लगता है आपको सही होगा? कर एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने आपको बताया है, 8 प्रकार से इन्होंने दिया, 8 चरण में दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत। चरण में दिया है, इसका नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बताया संवेदी चालक, जिसको एज की बात करें 0 से 2 वर्ष कौन मानते हैं? 0 से 2 वर्ष मानते हैं इसका एज। दोस्तों पूर्व की बात करें 2 से 7 वर्ष माना जाता है। और आप जानते हैं सुदृढ़ परिचालक की बात करें जिसका एज माना जाता है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक की बात करें दोस्तों 11 से 15 वर्ष माना जाता है। तो इसमें से कहीं ना कहीं मनोसामाजिक वाला तो होगा नहीं एरिक्सन का। फ्रायड का मनोयौन की बात करें, इसमें उनके द्वारा 5 चरण माने जाते हैं, यह भी गलत है दोस्तों। जीन पियाजे का संज्ञान विकास का सिद्धांत है, सी ऑप्शन होगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप जानते हैं 3 स्तर पर उनका सिद्धांत था, जिसको बोलते हैं दोस्तों आप कह सकते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो दोस्तों ऐसा उनके द्वारा कोहलबर्ग के द्वारा माना जाता है, ये भी चीजें गलत है दोस्तों। राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथी चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। इंद्रिय गति अवस्था में हो, या करा पूर्व क्रिया अवस्था में हो, या मूर्त क्रिया अवस्था में हो, या औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। दोस्तों कब बच्चा लगा लेता? अच्छा प्रश्न है साथी, प्रयास करेंगे बताने का क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। क्या इसमें से साथी आपका राइट आंसर बन सकता है? देखिए करा दोस्त, या इंद्रिय गति अवस्था की बात करें 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व क्रिया अवस्था जानते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है 2 से 7 वर्ष बोला जाता है, 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें मूर्त की बात करें तो 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। और इसकी बात करें दोस्तों औपचारिक की बात करें 11 से 15 वर्ष बोला जाता है।
और इसमें साथ ही जो कह रहा है ना, वह कह रहा है कि वस्तुओं को क्रम से लगाने। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, बच्चा श्रृंखला में लगा देता है। बच्चा क्या लगा देता है? बच्चा श्रृंखला में लगा देता है, श्रृंखला में चीजों को लगा लेता है। बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, बच्चा संरक्षण कर लेता है, बच्चा संरक्षण कर लेता है। बच्चा साथ ही साथ बच्चा कौन सा काम कर ले? बच्चे में विलोमिता हो जाए, विलोमिता का गुण आ जाए, विलोमिता रिवर्सिबिलिटी का दोस्तों आ जाए, या इसे बोलते हैं प्रतिवर्तन का गुण आ जाए, प्रतिवर्तन का गुण आ जाए, प्रतिवर्तन का गुण आ जाए। दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं इसको पलटावीपन का गुण आ जाए। तो ये सभी विशेषता दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों। तीसरी अवस्था की विशेषता है। तीसरी अवस्था की विशेषता को क्या बोलते हैं दोस्त? आप जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्री जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन इसमें से राइट बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे साथी चले। ओके, 14 नंबर का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 नंबर के लिए दोस्तों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर दोस्तों कौन सा है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? क्या ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण? दोस्तों मैंने आपको बताया है साथी, कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे बात करें 6 चरण होता है। इसमें कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं दोस्तों। 6 चरण में बात करें तो सबसे पहला होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है, अवबोध होता है, ज्ञान होता है, अवबोध होता है दोस्तों। तीसरे की बात करें अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है। चौथी की दोस्त बात करें जिसे बोलते हैं विश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है। पांचवें की दोस्त बात करें जिसे हम जानते हैं संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है। और छठवें की दोस्त बात करें जिसे बोलते हैं मूल्यांकन। तो दोस्त आपसे कह रहा सबसे न्यूनतम स्तर आपसे पूछ रहा है। सबसे न्यूनतम स्तर कौन सा होगा साथी? सबसे उच्चतम स्तर आपका उच्च स्तर सबसे होगा आपका मूल्यांकन। सबसे न्यूनतम स्तर की बात करें, न्यूनतम स्तर अगर आपसे बात करें, न्यूनतम स्तर क्या कर सकते हैं? न्यूनतम स्तर अगर आपसे दोस्त बात करिए वह आपका क्या होता है? ज्ञान होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट आंसर बन जाएगा। नॉलेज आपका करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा ना दोस्त। 15 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चले 16 नंबर के लिए। करा कि जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञान विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग और बाहरी दुनिया का पता लगाने के लिए प्रयासों में होता है, क्या ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहलाता है या पूर्व परिचालक अवस्था कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ज्ञानेंद्रिय अवस्था जानते हैं दोस्तों 0 से 2 वर्ष बोला जाता है। और दोस्तों अगर बात किया जाए पूर्व परिचालक की बात करें 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। दोस्तों अगर बात करें ठोस की बात करें जिसे हम बोलते हैं मूर्त, 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। और दोस्त आपसे कह रहा कि इसमें से कौन सा होगा? जिस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग से बाहरी दुनिया का पता लगाने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं साथी क्या होगा उसमें? कहीं ना कहीं साथी आप जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इसका नाम ही है इंद्रिय गामक या इंद्रिय संवेदी पेशीय अवस्था। और इसका मतलब कहीं ना कहीं साथी आपका क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। आपका क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 17 नंबर के लिए दोस्त जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। दोस्तों देखिए जीन पियाजे जानते हैं साथी, जीन पियाजे एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे जो पेशे से कहाँ के निवासी थे दोस्त? एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वह मानते थे दोस्त शुरुआत में वह पशु के मतलब एक पशु चिकित्सक थे, पशु वैज्ञानिक थे दोस्त। बाद में इनके द्वारा मनोवैज्ञानिक बना गया और इनके द्वारा चर्चा दोस्तों जो यह सिद्धांत निकाला गया संज्ञान विकास का सिद्धांत, उसको बहुत गहनता के साथ लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने अपना अध्ययन किया और अपना सिद्धांत दिया था। तो दोस्त इनके द्वारा माना जाता है कि जो बच्चों की सोच होती है वह वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। और ऐसा कौन सा हो रहा है? ऑप्शन संख्या सी में हो रहा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऐसा मानते हैं कौन? आपके जीन पियाजे। और साथ ही जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे 18 नंबर के लिए। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा
प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात मैंने बताया था साथी, आपका 7 से 11 वर्ष की बात, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की विशेषता मैंने अभी आपके सामने लिखा था दोस्त। अस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व। अगर दोस्तों पदार्थ स्थायित्व की बात यह होता है संवेदी पेशीय अवस्था में, किसमें? संवेदी पेशीय अवस्था में होता है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा, संवेदी पेशीय अवस्था है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन तो हमारा नहीं बनेगा, इसका ए ऑप्शन कटेगा। प्रतीकात्मक खेल विचारों का अनुक्रमणीयता दोस्तों यह बनता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बनता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बनता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बनता है, जिसका ये जानते हैं दोस्तों 2 से 7 वर्ष होता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार दोस्तों या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बनता है, किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बनता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बनता है, जिसकी एज की बात करें दोस्तों मेरे द्वारा आपको बताया गया है 11 से 15 वर्ष होता है। इसका मतलब साथी यह भी तो आपका नहीं बनेगा ना दोस्तों, क्योंकि मूर्त की बात हो रहा है, संरक्षण कक्षा समायोजन, तो आप जानते हैं दोस्तों यह तीसरी अवस्था की विशेषता जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और इसीलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन, और इसका एज मैंने साथी बताया 7 से 11 वर्ष, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा साथी? डी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, 18 का डी ऑप्शन का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया था दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। तो आप जो दोस्तों जानते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? वो आप जानते हैं डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? वह दोस्तों आप जानते हैं लेवाइगोत्स्की महोदय। कौन? लेवाइगोत्स्की महोदय दिए थे, लेवाइगोत्स्की महोदय दिए थे दोस्तों। उनके द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें दी गई, जिसे हम जानते हैं दोस्तों, कुछ और पॉइंट लिख देते हैं, जिसे MQO मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार दूसरा। दोस्तों एक और दिया गया स्कैन फोल्डिंग शब्द दी गई है, फोल्डिंग शब्द दी गई है, जिसमें दोस्त होता है कि शुरुआत में ही हेल्प किया जाता है। क्या किया जाता है? शुरुआत में ही बच्चा फंस जाता है, इससे बच्चा शुरुआत में ही फंसता है, शुरुआत में ही फंसता है, और यहाँ पर उसका लक्ष्य होता है दोस्तों। तो शुरुआत में जब बच्चा फंसता है तो स्कैन फोल्डिंग होता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में दोस्तों शुरुआत में बच्चा काम करता है, लास्ट बीच में फंसता है। तो यहाँ पर बच्चा शुरुआत का स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बच्चा बीच में जो फंसना ZPD हो गया, बच्चे का लक्ष्य यह है। तो कहीं ना कहीं साथी आपका क्या बनेगा? आपका जो राइट आंसर बनेगा वह देने वाले व्यक्ति थे आपके जो डी ऑप्शन, इसमें से लेवाइगोत्स्की बन जाएंगे। कौन? लेवाइगोत्स्की आपके राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चले साथी। ओके, तो 19 का आपका जो साथी बनेगा वह डी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। 20 नंबर के लिए का वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? करा कि यह संस्कारों की आनुवांशिकता के कारण होता है, करा कि यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, या औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समायोजन का परिणाम होता, समावेशन समायोजन का परिणाम होता। दोस्तों ऐसा कौन मानते हैं साथी? ऐसा जीन पियाजे मानते हैं, जीन पियाजे मानते हैं। जीन पियाजे ने बात किया जाए, जीन पियाजे की अगर हम चर्चा करें साथी, तो जीन पियाजे आप साथी जानते होंगे, जीन पियाजे का एक शब्द है अनुकूलन। एक शब्द क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में उनके द्वारा दो बातें की गई। एक तो समावेशन की बात की गई, एक तो दोस्तों समायोजन की बात की। समायोजन में दोस्तों वह कहते हैं नई और पुरानी जानकारी में अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर करते हैं। और इसमें दोस्तों अंतर नहीं करते, इसमें जोड़ लेते हैं, नई और पुरानी जानकारी को जोड़ते हैं दोस्त अगर बात किया जाए औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ऐसा दोस्त नहीं मानते, ना डी होगा ना सी होगा। यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। दोस्तों आप जानते हैं वाइगोत्स्की क्या इनका सिद्धांत कहलाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों आप जानते हैं जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों, जिसमें उनके द्वारा कहा गया समाज से बच्चा क्या करता है? समाज से अंतःक्रिया करता है। दोस्तों क्या करता है? दोस्तों समाज से बच्चा अंतःक्रिया करता है। समाज से क्या करता है? समाज से अंतःक्रिया करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सीधा सा बनेगा बी ऑप्शन। करा या संस्कारों की अनुवांशिक के कारण होता है, ऐसा कुछ नहीं साथी। आपका बी जो राइट आंसर होगा वह बी 20 का आपका होगा बी ऑप्शन। 20 का कौन होगा? 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करा कि एक बाल केंद्रित में बच्चा समानता सीखता है। करा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है उसमें बच्चा किस प्रकार से सीखता है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम चर्चा करें तो इसमें किसको महत्व रखा जाता है? बालक को महत्व दिया जाता है। किसको? बालक को महत्व दिया जाता है। करा कि वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में या मुख्य रूप से शिक्षक से व वैयक्तिक रूप से या समूहों में। दोस्तों आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा वैयक्तिक और समूह दोनों में सीखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन बनेगा। या मुख्य रूप से शिक्षक से। दोस्तों मुख्य रूप से शिक्षक से नहीं, बच्चा कुछ भी तरीके से सीख सकता, अंतःक्रिया करेगा, दूसरे से बच्चा सहयोग के माध्यम से सीखेगा। सिर्फ वैयक्तिक भी नहीं हो सकता दोस्त, सिर्फ समूहों में नहीं हो सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों होगा। आप कह सकते हैं दोस्तों इसमें आप बोल सकते हैं कि वैयक्तिक और सामूहिक दोनों को हम लेके चलेंगे, तो किसका ए ऑप्शन बनेगा। 22 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता है? कौन सा ऐसी इसमें से कथन है दोस्त जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो विशेषता होगा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। एकदम दोस्त केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अन्वेषण। दोस्तों केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर अन्वेषण नहीं होता है, बी ऑप्शन गलत है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। दोस्त परीक्षा पर बल नहीं देता, परीक्षाओं पर अच्छे अंक लाने पर बल नहीं दिया जाता है प्रगतिशील में। दोस्तों किस पर दिया जाता है? संकल्पनात्मक। किस पर? संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाता है। संकल्पनात्मक समझ का मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, मतलब कॉन्सेप्ट जनरेट करने की बात करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अच्छे अंक पर। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साथी तो आपके अच्छे अंक हो जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर बात करता है, ना कि अच्छे अंक लाने पर। बार बार ली जाने वाली परीक्षाओं पर। दोस्तों परीक्षाओं पर एकदम नहीं जोर देता है। राइट आंसर साथी बनेगा वह समय सारणी में क्या हो, जो टाइम टेबल में है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्या हो दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी हो। विल्टी पर जोर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट होगा। देखिए यहां पर लिखा गया है फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम टेबल एंड दी सीटिंग अरेंजमेंट्स, मतलब कहीं ना कहीं जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो बैठने समय सारणी व्यवस्था है, उसको क्या करें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। और इस पर जोर देता है कौन सा? प्रगतिशील शिक्षा, जिसे दोस्तों बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक दोस्तों आप जानते हैं कौन बोले जाते हैं? जॉन डीवी बोले जाते हैं। कौन? जॉन डीवी बोले जाते हैं। और ऐसा जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे दोस्तों? अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे, ऐसा आप मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे तो आपका 22 का ए ऑप्शन होगा। करा कि 23 नंबर के लिए करा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। छोटे वयस्क नहीं स्वाति, कोरी स्लेट की दोस्त में दोस्तों आदर्शवाद देखता है। कौन सा देखता है? आदर्शवाद देखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह ऑप्शन नहीं बनेगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में एकदम सही है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं साथी। आपका क्या बनेगा? जो प्रगतिशील शिक्षा देखता है वह किसके रूप में? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखता है। आपका बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। 24 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में करा कि अवधारणा का मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा का मतलब होता है एक तरीके से कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा प्रमुख है दोस्तों? प्रगतिशील शिक्षा की प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, या मानक निर्देशित मूल्यांकन। दोस्तों मानक निर्देशित मूल्यांकन कभी नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर मानक नहीं होता दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा की अगर हम चर्चा करें साथी तो वह किस पर जोर देता है? वह बात करें लचीला निर्देशन पर। किसना? लचीलापन निर्देशन और मूल्यांकन पर जोर देता है, ना कि मानक पर। गलत होगा। बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन कभी नहीं दोस्तों। बाह्य प्रेरणा की जगह आंतरिक प्रेरणा पर जोर देता है। किस पर? आंतरिक प्रेरणा पर जोर देता है दोस्तों, एक रूप पर नहीं देता है। बहुरूपी मूल्यांकन पर जोर देता है। इसका मतलब दोस्त यह भी गलत है। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित अधिगम नहीं दोस्तों, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम की बात नहीं करता है वह दोस्तों। आपका क्या होगा? प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावनाओं में विश्वास करता है। अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में कौन सा महत्व है, कौन सा प्रमुख है दोस्तों? प्रत्येक बच्चे की क्षमता और उसके संभावनाओं में विश्वास रखता है कि बच्चा सीख जाएगा। बच्चे के सामने अगर हम चीज़ें व्यवस्थित रूप से प्रोवाइड करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक चीज़ें समझता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो 24 का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए प्रगतिवादी शिक्षा कैसे देखता है? दोस्तों अनुबंधन और पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर। दोस्तों अनुबंधन पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर व्यवहारवादी देखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवहार
व्यवहारवादी दोस्तों, क्या कह सकते हैं, व्यवहारवादी दिखता है। व्यवहारवाद में कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे आपकी स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, ये सभी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रगतिवादी जो इसकी बात नहीं करते, कर पाठ पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि ज्ञान के एकमात्र वैध है दोस्तों। क्या पाठ पुस्तक ही एकमात्र ज्ञान का वैध है? क्या दोस्तों, क्या पाठ पुस्तक जो हमसे ज्ञान ले रहे हैं ये तो आप सोशल मीडिया के जरिए ले रहे हैं दोस्तों। सिर्फ एक ऐसा रास्ता है कि सिर्फ आप एकमात्र वैध को मानेंगे पाठ पुस्तक को, नहीं साथी, आपका बी भी गलत है। कर इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता दोस्तों। क्या बिना दंड दिए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता? अगर दोस्तों ऐसा होता बिना दंड दिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता तो फिर आरटी में क्यों आता? आरटीई में आरटी 2009 दंड का क्यों विरोध करता? अगर ऐसा ही होता कि बिना दंड दिए बच्चों को समझाया नहीं जा सकता तो फिर आरटीई से हटता ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी भी गलत होगा। और दोस्त करा डी में करा समस्यात्मक समस्या समाधान, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग पर, जो आपका क्रिटिकल जो थिंकिंग है उस पर अधिक बल देना चाहिए। और ऐसा मानता प्रगतिशील प्रगतिवादी शिक्षा कहता बच्चों को कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग, कहीं ना कहीं बच्चे को जो एक तरीके से समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड जो है थिंकिंग पावर जो है जनरेट करने की बात करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका दोस्तों समस्या समाधान पर कहीं ना कहीं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की बात करता है। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से आप मान सकते हैं सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो आपका जो 25 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर के लिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होगा बालक को केंद्र में रखा जाएगा और अच्छा इसके अंदर कोई चीज होगी तो बात बिगड़ जाएगा, मतलब उसे हमें निगेटिव में रखना पड़ेगा। गृह का प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, एकदम सही दोस्तों। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, एकदम सही दोस्तों। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो दोस्तों आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, मतलब बच्चे में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वह सृजनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा देने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे में सृजनात्मकता पैदा किया जाए, बच्चे में रचनात्मकता पैदा की जाए। ये आपका जानते हैं दोस्तों, ये आपका एनसीएफ हो गया दोस्तों। आपका जो एनईपी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये सभी जोर देता है रचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन पर। दोस्तों बच्चे के अनुभव को, बच्चे के एक्सपीरियंस को जो प्रायोरिटी दी जाए, एक तरीके से प्राथमिकता दी जाए, यह भी दोस्तों जोड़ देता है दोस्तों। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इस पर भी जोर दिया जाता है। लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा था तो नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन दोस्त ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे का सप्ताह में कितना होगा? कहा कि एक अध्यापक कितने घंटे जो है, एक अध्यापक न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में एक वीक में बच्चे टीचर कितना काम करेगा? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे दोस्तों। कितने घंटे? 45 घंटे दोस्तों। कितने घंटे? 45 घंटे एक कार्य दिवस, मतलब एक सप्ताह में जो शिक्षक को कार्य करने की बात की गई, किसमें? आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन में शिक्षक का जो काम दिया गया वह एक हफ्ते में 45 घंटे दोस्तों। करा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? दोस्तों करा विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, या पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। दोस्तों आरटी 2009 की बात करें तो आरटी 2009 अगर जिससे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह आया दोस्तों 2009 में। कब आया? 2009 में। अगर इसमें बात की जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की, जिसमें आर्टिकल 21A में इसको रखा गया दोस्तों। अगर बात किया कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और सरकार का कर्तव्य होगा बच्चों को प्रोवाइड करना। मतलब बच्चा अगर बच्चे को शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चा कोर्ट में जा सकता है, उसका एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। बच्चे का क्या बना दिया गया? बच्चे का एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया दोस्तों। आप सकते मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं तो मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो उसका राइट बना दिया गया दोस्तों जी, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, 21A में रखा गया। अगर हम सच्ची बात करें तो करा शिक्षक का इसमें से कार्य क्या होगा, क्या दायित्व होगा? एकदम नियमित पर पहुंचना, टाइम पे पहुंचना,
जो पाठ्यक्रम का संचालन पूरी तरीके से करना, सुचारू रूप से पूरा करना, साथ ही साथ समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर देना, जिससे बच्चा रिवीजन कर पाए चीज़ों को। इसका मतलब ए बी सी और डी, एक ए बी सी सही है तो इसका मतलब इनमें से सभी अगर लिखा गया तो आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथी बात करें 29 नंबर के लिए, शिक्षक छात्रों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, जो बच्चा का जटिल अवधारणा है, मतलब बच्चे को लग रहा है भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत मतलब कॉन्सेप्ट उससे समझ नहीं, भैया जटिल लग रहा है उससे, तो शिक्षक किस रूप में उसको सरल कर सकता है दोस्तों। करा कि बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, क्या दोस्तों शिक्षक कहे कि बार बार भैया एक काम करो यांत्रिक अभ्यास करो, उसके माध्यम से करा अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके। दोस्तों कहे टीचर क्या कहेगा बेटा एक काम करो बाबू सुनो कि अन्वेषण करो, क्या करो अन्वेषण करो, खोज करो, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा मेहनत करो, और कहीं ना कहीं चर्चा पर चर्चा करेगा। मतलब बेटा ये बताओ कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षक के तौर पर विद्यालय में हैं और बच्चे की जटिल अवधारणा है, बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा, तो आप ऐसा प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं बच्चा क्या कर ले, बच्चे के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपको उसके साथ वार्तालाप करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा बातचीत करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके साथ बच्चे के साथ क्या करना है, बच्चे के साथ अन्वेषण करना, मतलब बच्चे को थोड़ी खोजबीन पर जोर दिलवाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। सी में करा ए व्याख्या देकर, दोस्तों व्याख्या देना है बड़े लेवलों पर होता है। प्रतियोगात्मक अवसरों को व्यवस्था करना, दोस्तों कंपटीशन की बात करना ही नहीं है, मैंने आपको बताया आपका जो आरटी है इसका विरोध करता है, एनसीएफ इसका विरोध करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 29 का जो बनेगा वह बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट ऑप्शन। लास्ट आज अंतिम प्रश्न दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है क्या, या जेंडर एक सामाजिक सत्ता है दोस्तों? जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर एक जैविक अवधारणा है दोस्तों। जेंडर की अगर हम चर्चा करें, जब आपको जेंडर लिखा हो दोस्तों, यहां पर ध्यान देंगे, जब आपके सामने जेंडर लिखा हो तो आप बताएंगे दोस्तों यह एक सामाजिक सत्ता है। ध्यान देंगे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सत्ता है, तब आप कहेंगे क्या है, जेंडर एक सामाजिक सत्ता है। दोस्तों अगर आपके सामने लिंग लिखा हो, क्या लिखा हो, लिंग लिखा हो आपके सामने, ऐसा लिखा हो सेक्स, तो आप कहेंगे एक जैविक सत्ता है। फिर आप बताएंगे एक जैविक सत्ता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्त बनाया जाता है यहाँ से, तो आपको दिमाग में रखना है कि आपका जेंडर लिखा गया कि सेक्स लिखा गया। दोस्तों अगर आपके जेंडर लिखा गया तो आप कहेंगे एक सामाजिक सत्ता है, क्योंकि समाज के द्वारा इसको बनाया गया, इसको स्ट्रक्चर दिया गया है सामाजिक, एक तरह सोशल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं दोस्तों। आप कह सकते हैं कि या एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक सामाजिक संरचना बनाई गई है जेंडर की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें। आप जैविक नहीं कर सकते दोस्तों, बायोलॉजिकल जो अगर बात करें स्ट्रक्चर नहीं है, निर्धारण नहीं है दोस्तों, आप कह सकते हैं इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों इस प्रकार से हम बात करें तो 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और इसी प्रकार के कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हम सभी अच्छे से नियमित तौर पर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और दोस्तों जब हम नियमित तौर पर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आप जानते हैं स्वाभाविक सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे सीखना आ जाए, सीखते चलें आप सभी। जब सीखते रहते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह हेल्पफुल और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होता है। दोस्तों आपको पता है कि आप रिजल्ट पर मत फोकस कीजिए, आप अपने प्रोसेस पर फोकस कीजिए। मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जाता है और आपको पेडागोजी में ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि आप रिजल्ट पर ना फोकस करके पहले आप वर्क करना सीखिए, पहले आप मेहनत करना सीखिए। जब आप मेहनत करना सीख जाते हैं, वर्क करना, अपने टाइम देना लगते, आप अपने कामों पर टाइम देना शुरू कर देते हैं, तो आप वह काम में निपुणता हासिल करते हैं। और जब निपुण हो जाते हैं साथी तो ऑटोमेटिक आपको सिलेक्शन मिल ही जाता है। तो आपको इसी बातों के साथ आपको आगे बढ़ना है साथी। जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय अवश्य देंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू।